Assalamualaikum. Welcome to Alpine Academy. Chemistry for class 9th and metrics in textbook board Jamshoro. Chapter number 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2. पार्ट 1 हम हमारी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 2 में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो हैं Faraday's law of electrolysis, Faraday's first law of electrolysis, electrochemical equivalent with example, Faraday's second law of electrolysis, relationship between electrochemical equivalent and electrovalent mass, unit of current and electric charge, uses of electrolytes with examples. Faraday's law of electrolysis. माइकल फैराडे ने डिस्कवर की थी क्वांटिटेटिव लॉज जो कि प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर चल रहे थे 1833 में, जिसका नाम दिया गया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. यहाँ पर दो लॉज थे इलेक्ट्रोलाइसिस के जिन्हें आगे रखा गया, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसकी स्टेटमेंट ये है कि द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड at an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of current passed through the electrolyte. यानी कि हमने जो पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था कि जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और डिपॉजिट होता है एनोड और कैथोड पर जो आयंस, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द अमाउंट ऑफ करंट सप्लाइड, यानी कि हमने जितना अमाउंट ऑफ करंट दिया है उसी लिहाज से जो है वो इलेक्ट्रोलाइट पर आयंस की डिपोजिशन होगी या सब्सटेंस की डिपोजिशन होगी. अगर हम ये इक्वेशन ले लें, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू T, या W इज इक्वल टू ZAT. यहाँ पर Z हमने कांस्टेंट की तरह दिया है, तो यहाँ पर Z कांस्टेंट होगा, नॉन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस. 1 एम्पियर ऑफ करंट को हम पास करवाएंगे तो जो W होगा वो Z के इक्वल हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि जो 1 एम्पियर ऑफ करंट हम पास करवा रहे हैं 1 सेकेंड में, उसका वेट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. यानी कि जो हम 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड में पास करवा रहे हैं, तो जो अमाउंट या जो वेट ऑफ सब्सटेंस है जो डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है, वो इक्वल होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के, यानी कि Z के इक्वल होगा. द करंट इन एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय टाइम in second is known as coulomb, which is electric charge. यानी कि अगर हम करंट को, यानी कि जो एम्पियर है, करंट को अगर हम एम्पियर में लें और इसे टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो हमारे पास चार्ज, जो हमारे पास यूनिट आ जाएगा वो होगा कूलम, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन ये है कि एज द वेट या अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट. यानी कि वो नंबर ऑफ, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड पर जब उसमें से हम 1 कूलम चार्ज को पास करवाएं, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से हम 1 कूलम चार्ज को पास करवाएं और उसके अंदर 1 या कितना भी, जो भी अमाउंट ऑफ वेट डिपॉजिट होगा सब्सटेंस का, उसे हम उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहेंगे. इसे हम डिनोट करते हैं Z से, Z से, कैपिटल Z से, एंड इनका ऐसा यूनिट जो होता है वो किलोग्राम पर कूलम है. इन्हें हम किलोग्राम पर कूलम में रिप्रेजेंट करते हैं. हर एलिमेंट का एक डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है. एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के एग्जाम्पल्स क्या हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के लिए हमारी बुक में 2 एग्जाम्पल्स दी गई हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 1 का जो क्वेश्चन है वो है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर वाज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर 1 आवर. कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर मेटल डिपॉजिट ऑन द कैथोड. Electrochemical equivalent of copper is equal to 0.000329 gram per coulomb, which is equals to 3.29 into 10 power minus 4 gram per coulomb or 3.294 into 10 power minus 7 kilogram per coulomb. इसके लिए सॉल्यूशन, डाटा और फार्मूला गिवन है. आपने सिर्फ अपनी बुक के अंदर इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसे प्रैक्टिस करते रहना है जब तक आप इसमें परफेक्ट नहीं हो जाते. इसके अलावा एक्सरसाइज में भी इनकी एग्जाम्पल्स और इनके न्यूमेरिकल्स गिवन है, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं.
यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जिसका क्वेश्चन ये है कि अ करंट ऑफ 10 एम्पियर वाज पास्ड बाय 15 मिनट्स। एक करंट को पास किया गया जो कि है 10 एम्पियर का, 15 मिनट के लिए इसे पास करवाया गया एक सॉल्यूशन के अंदर जो कि है सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से 10 एम्पियर की करंट को पास करवाया गया। द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड वाज फाउंड टू बी, जो सिल्वर की मास डिपॉजिट हुई है, यानी कि जो इलेक्ट्रोड पे सिल्वर की मास डिपॉजिट हुई है वो हमें गिवन है, वो है 1.0062 into 10 power minus 2 किलोग्राम। calculate the electrochemical equivalent Z of Ag metal, यानी कि सिल्वर मेटल का हमें इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है Ag मेटल का। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है और डाटा हमारे पास जो गिवन है, तो डाटा के लिहाज से हमारे पास 1 एम्पियर करंट हमने दिया है 15 मिनट्स के लिए, यानी कि ड्यूरेशन क्या है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स को हमने जब सेकंड्स में करना होता है तो हम 15 को 60 सेकंड्स से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को, हमारे पास आंसर आ जाएगा 900। तो हमने 900 सेकंड्स लिख दिए, ठीक है। अब हमसे जो गिवन इसके अलावा हमें चीज़ है वो है मास ऑफ Ag, यानी कि सिल्वर की मास जो कि डिपॉजिट हो रही है इलेक्ट्रोड पे, वो इक्वल्स है 1.0062 into 10 power minus 2 किलोग्राम्स। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है Z विच इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वो हमें गिवन नहीं है। तो फॉर्मूला हम सब जानते हैं, W इज इक्वल्स टू ZAT, यानी कि W हमारे पास में पता है मास ऑफ Ag जो कि डिपॉजिट हो रहा है, Z यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, A यानी कि करंट इन एम्पियर्स, T यानी कि टाइम इन सेकंड्स। तो हमारे पास जब हमने Z मालूम करना है तो हमने इस फॉर्मूला की थोड़ी रद्दोबदल करके फॉर्मूला की पोजीशन चेंज कर दी, Z इज इक्वल टू W अपॉन AT। वैल्यू सिंपली हम पुट करेंगे, W की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमने W की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, ये W की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। देन A की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10 एम्पियर, हमने 10 एम्पियर पुट कर दी। देन हमारे पास मिनट्स हमें पता है 15 मिनट्स, 15 मिनट्स को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गए 900 सेकेंड्स। 900 सेकेंड्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया एम्पियर को। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1118 इंटू 10 पावर माइनस 5 किलोग्राम पर कूलम। लेकिन हमारे पास जो मास या हमारे पास जो दूसरे गिवन यूनिट्स हैं, अगर हम उनमें कन्वर्ट करना चाहें, अगर हमने डेसिमल को 1 की तरफ लाना है तो वो हम लिखेंगे 1.118 इंटू 10 पावर माइनस 6 किलोग्राम पर कूलम। और इसके अलावा अगर हमने ग्राम पर कूलम में आंसर निकालना है तो होगा 0.00118 ग्राम्स पर कूलम। इसके अलावा भी सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप करें और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहें। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता या आप चाहते हैं कि हम आपके लिए मजीद न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको दिखाएं तो हम आपको वो नोट्स भी फराहम कर सकते हैं। माइकल फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसकी स्टेटमेंट ये है कि द मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट मासेस। इसका मतलब ये है कि जब हम एक ही अमाउंट का करंट पास करवाएं दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में से, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहे हैं, जो मासेस ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रही हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी उनके केमिकल इक्विवेलेंट मासेस के। कंसिडर करते हैं 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, AlNO3 यानी कि एल्यूमिनियम नाइट्रेट। इन तीनों के सॉल्यूशंस हम लेते हैं और इन्हें कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में। सेम क्वांटिटी ऑफ करंट हम पास करवाएंगे तीनों में से, लेकिन जो मासेस होंगी सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम की, वो डिपॉजिट होंगी जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पे जो डिपॉजिट होंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी इनके इक्विवेलेंट मासेस की। माइकल फैराडे के मुताबिक जो एग्जैक्टली 96,500 कूलम्स
इलेक्ट्रिक चार्ज को पास करवाया जाए तो जो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होगी वो इक्वल होगी 108 ग्राम्स, यानी कि 108 पर वन, यानी कि पर मतलब एक जो है वो दफ़ा में या एक जो है इलेक्ट्रोड पर 108 ग्राम डिपॉजिट होगी, जबकि जो कॉपर है उसके साथ 37.75 ग्राम्स और इसके अलावा एल्यूमिनियम पर 9 ग्राम्स डिपॉजिट होगी मास, जो कि इनके इक्विवेलेंट मासेस के इक्वल है या रिस्पेक्टिव है। इक्विवेलेंट मास का हमें फॉर्मूला मालूम है। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, यानी कि उसकी एटॉमिक मास क्या है और उसकी वैलेंसी क्या है। जिस तरह से हम ले लें सोडियम या कोई भी ऐसी सब्सटेंस ले लें जिसकी फॉर सपोज किसी भी एलिमेंट की मास है 23, एटॉमिक मास है उसकी 23 और इसके अंदर वैलेंसी है 4 इलेक्ट्रॉन्स की, तो ऐसे एलिमेंट के हम 23/4 रखेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या लिखा है। द करंट ऑफ 96,500 कूलम इज कॉल्ड 1 फेराडे, यानी कि अगर 96,500 कूलम का करंट पास करवाया जाए तो इसे हम कहेंगे 1 फेराडे, वो इक्वल होगा 1 फेराडे चार्ज के। आफ्टर द नेम ऑफ फेराडे, यानी कि माइकल फेराडे के नाम के बाद ये नाम रखा गया। Thus Faraday is defined as the quantity of charge which deposit or liberated exactly 1 gram equivalent of a substance, यानी कि इसीलिए हम फेराडे को डिफाइन करते हैं कि वो क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो कि डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस के। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट मासेस, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मासेस में बेसिकली रिलेशनशिप क्या है। 96,500 कूलम since 96,500 कूलम यानी कि 1 farad इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट मास, यानी कि 96,500 कूलम हमें चार्ज चाहिए होता है 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट मास को लिबरेट करने के लिए। So it is clear that 1 gram equivalent mass of a substance is 96,500 times greater than its electrochemical equivalent। तो ये बात जाहिर है कि जो हमारे पास इक्विवेलेंट मास है वो 96,500 टाइम्स बड़ी है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट से। ग्राम्स इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू 96,500 इंटू ECE, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। हमने ग्राम इक्विवेलेंट मास अगर फाइंड आउट करनी है तो हम 96,500 को मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास से, तो हमारे पास आ जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट मास। दूसरे अल्फाजों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो ग्राम इक्विवेलेंट मास है या और जो Z है वो ECE ही है बेसिकली, तो इस वजह से हम ये भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 96,500 इंटू Z और F इंटू Z। F यानी कि 1 फेराड इज इक्वल टू 1 फेराड इंटू Z, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E। यूनिट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। करंट का यूनिट हम सब जानते हैं एम्पियर है और इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम है, लेकिन ये किस तरह से हम इन्हें डिफाइन करते हैं। इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ करंट इन द इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि SI यूनिट्स में जो बेसिक यूनिट है वो एम्पियर है करंट का। इट मे बी डिफाइंड एज द करंट व्हेन पास्ड थ्रू अ सर्किट फॉर 1 सेकेंड कैन लिबरेट 0.001118 ग्राम्स और 1.118 इंटू 10 power -6 किलोग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, यानी कि अगर हम करंट पास करवाएं किसी सिल्वर नाइट्रेट में से, अगर हम करंट पास करवाएं 1 सेकेंड के लिए तो वो 0.001118 ग्राम्स ऑफ सिल्वर लिबरेट करेगा। इसके बाद कूलम पर आ जाते हैं। कूलम बेसिकली यूनिट है, SI यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का। इसकी डेफिनेशन ये है कि द क्वांटिटी ऑफ चार्ज when 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड, यानी कि अगर हम करंट को पास करवाएं 1 सेकेंड के लिए, 1 एम्पियर ऑफ करंट को पास करवाएं 1 सेकेंड के लिए, तो जो हमारे पास
चार्ज की क्वांटिटी आ जाएगी वो होगी 1 कूलम। 1 कूलम इज इक्वल्स टू एम्पियर इंटू टाइम, 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। अ कूलम इज इक्विवेलेंट टू एम्पियर, कूलम इक्विवेलेंट है एम्पियर के मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, सेकेंड से मल्टीप्लाई करने के बाद। जैसे कि सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर हम लगाते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से, तो फ्लो करते हुए 80 सेकेंड्स में ये फ्लो होता है करंट का। तो हम 80 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर सिंपली आ जाएगा 40 कूलम्स। तो जो हमारे पास जिस सब्सटेंस में से हमने करंट पास करवाया है उसके अंदर जो हमने चार्ज पास करवाया है वो है 40 कूलम। हम एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। एम्पियर और कूलम के यूज कहाँ पर होता है, उनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं। हमारी किताब के अंदर 2 एग्जाम्पल्स हैं, हम आपके साथ फर्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन ये है कि व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। यानी कि अब यहाँ पर ही कह रहे हैं कि जब कोई एक्वस सॉल्यूशन हम बनाते हैं कॉपर सल्फेट का, तो इलेक्ट्रोलाइज करने के बाद कॉपर डिपॉजिटेड हो जाता है कैथोड पर। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और वो डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पर। इफ अ कांस्टेंट करंट वाज पास्ड फॉर 5 आवर्स, यानी कि 5 घंटों के लिए अगर एक कांस्टेंट करंट को पास करवाया जाए तो 404 मिलीग्राम ऑफ कॉपर, 404 मिलीग्राम ऑफ कॉपर जो है वो डिपॉजिट होगा। कैलकुलेट द करंट पास थ्रू कॉपर सल्फेट, यानी कि हमने करंट को पास जितना हम करवा रहे हैं उसको कैलकुलेट करना है कि हमने 5 आवर्स के लिए अगर 404 मिलीग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो हमने कितना करंट पास करवाया। हम सॉल्यूशन और डाटा पर आ जाते हैं, जिसका डाटा ये है कि अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट, हमने कितना अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट किया वो है 400 मिलीग्राम, जिसको हम लिख सकते हैं 0.404 ग्राम। 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, 2 इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए मतलब 2 फेरेड इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ। इसके बाद एटमिक मासेस जो हैं कॉपर की वो है 63.5। हम जानते हैं कि जिस तरह से कॉपर की एटमिक मास होती है 63.5, और कैथोड रिएक्शन के मुताबिक 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट बाय 2 फेरेड इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि 65 ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिट जो हो रहा है वो 2 फेरेड ऑफ चार्ज के साथ डिपॉजिट हो रहा है। 0.40 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट बाय, अगर हम 0.404 ग्राम ऑफ कॉपर को डिपॉजिट करते हैं तो हम 2 को डिवाइड करेंगे 63.5 के साथ और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.404 के साथ। तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0.0127 फेरेड। हम जानते हैं कि अगर 1 फेरेड इक्वल्स है 96,500 कूलम्स के, तो 0.0127 फेरेड इक्वल हो जाएंगे 0.0127 इंटू 96,500। तो इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1225.6 कूलम। तो कूलम्स में हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। और अब अगर हमें एम्पियर्स फाइंड आउट करनी है कि कितना एम्पियर करंट हमने लगाया है, तो हम एम्पियर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कूलम इज इक्वल्स टू एम्पियर इनटू टाइम, सेम एज एम्पियर इज इक्वल्स टू कूलम अपॉन टाइम या सेकंड, सेकंड्स में जो टाइम होगा हमारे पास। तो हमने एम्पियर के साथ जो फॉर्मूला है उसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो हमने सबसे पहले कूलम की वैल्यूज पुट कर दी, वो है 1225.6 कूलम। उनको हम डिवाइड करेंगे 5 आवर्स के साथ। 5 आवर्स हमारे पास गिवन है। जब हमें सेकंड फाइंड आउट करना है तो हम 5 आवर्स को 60 मिनट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन 60 मिनट्स को 60 सेकंड्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, यानी कि 1225.6 को डिवाइड कर दिया 5 इंटू 60 इंटू 60, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0680, जो कि इक्वल्स है 6.80 इंटू 10⁻² एम्पियर के। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के बेसिकली यूजेस क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है हमारी वर्ल्ड में, हमारे हर केमिकल प्रोसेस में, हर फिजिकल प्रोसेस में बहुत ज़्यादा माइनिंग होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से। मेटल्स और ओर्स की
जो है वो एक्सट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है कि हम कोट कर दें किसी भी मेटल को, किसी भी बेसर मेटल को, किसी भी चीपर मेटल को किसी भी बेसर मेटल के साथ, और उसे कोरोजन से बचा लें या उसकी प्राइस वैल्यू बढ़ाने के लिए। जिस तरह से हम जानते हैं कि 1852 में जो एल्यूमिनियम की प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा थी और इसे कंसिडर किया जाता था बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल के तौर पर, लेकिन जब सिल्वरी, क्योंकि इसका सिल्वरी और वाइट शाइनिंग प्रॉपर्टीज थी इसके अंदर, तो इस वजह से इसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव माना जाता था। जबकि 1890 में जो एल्यूमिनियम की प्राइस है, एल्यूमिनियम मेटल की प्राइस है, वो गिरकर कम हो गई, क्योंकि सिल्वर की प्राइस की वजह से, क्योंकि सिल्वर की फॉर्मेशन हो गई, अब सिल्वर एक्सट्रैक्ट किया गया। एल्यूमिनियम मेटल एक रिएक्टिव मेटल है जो कि डिफ़िकल्ट था उसको एक्सट्रैक्ट करना उसके ओर्स में से 1886 से पहले। जो सिर्फ एक जरिया था एल्यूमिनियम को निकालने का, वो था हीटिंग ऑफ सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट को हीट करने के साथ, जिसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड जो था वो सोडियम मेटल के साथ बाहर आता है। लेकिन सोडियम खुद एक एक्सपेंसिव मेटल है, इस वजह से एल्यूमिनियम की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जो हमें सिंपली ये डिफाइन करती है कि एल्यूमिनियम किस तरह से एक्सट्रैक्ट होता था। एल्यूमिनियम सोडियम के साथ मिलता था, हीट होकर एल्यूमिनियम जो है वो सेपरेट हो जाता था सॉलिड फॉर्म में और सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता था। 1886 में न्यू प्रोसेसेस बनाए गए जिनकी हेल्प से इलेक्ट्रोलाइसिस हुई और मोल्टन एल्यूमिनियम कंपाउंड फॉर्म हो गए। बेसिक मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस का आज भी यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल के लिए। आज के दिन में एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनिया, यानी कि Al2O3 से, जो कि ऑब्टेन होता है चीफ और ऑफ एल्यूमिनियम बॉक्साइट से। बॉक्साइट है Al2O3 NH2O, N यानी कि वाटर ऑफ हाइड्रेशन। Due to the process of electrolysis, the price of aluminium quickly falls. Today, aluminium is so cheap that we can use disposable plates of aluminium for eating and throw them away afterwards. यानी कि aluminium आज इतना सस्ता हो गया है कि हम उसे इस्तेमाल करते हैं डिस्पोजेबल प्लेट्स के ज़रिए, या ऐसी डिस्पोजेबल चीज़ों में यूज़ करते हैं कि हम उसे इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। बहुत ज़्यादा मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू उनकी मोल्टन कंपाउंड्स की फॉर्म में। ज़्यादातर क्लोराइड्स, क्योंकि क्लोराइड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर मेटल्स बहुत ही उनकी कम मेल्टिंग पॉइंट होती है, जैसे कि सोडियम मेटल है, उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। मोल्टन सोडियम क्लोराइड को डिपॉजिट करवाया जाता है सोडियम मेटल के साथ, और सोडियम कैथोड पर डिपॉजिट होता है बाय डाउन्स प्रोसेस। बहुत ज़्यादा मेटल्स को प्योरीफाई किया जाता है प्योर मेटल्स की फॉर्म में बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर की ब्लिस्टर की, यानी कि जो ब्लिस्टर होता है कॉपर, उसे हम किस तरह से प्योरीफाई करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। इस प्रोसेस में हम इम्प्योर कॉपर लेते हैं, यानी कि ब्लिस्टर कॉपर लेते हैं। ब्लिस्टर कॉपर का बेसिकली मतलब इम्प्योर ही होता है, जो कि एनोड के तौर पर लिया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। कैथोड जो कि है थिन प्लेट या शीट होता है, और इसके साथ प्योर कॉपर मेटल जो कि दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं जो कि डिप होती हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट के, जिसके अंदर कुछ ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है दोनों इलेक्ट्रोड्स में से, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से, तो जो कॉपर है वो एनोड जो है, जो कॉपर एनोड है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर, जैसे कि कॉपर जो है वो आयंस में ब्रेक होकर मूव हो जाता है कैथोड की तरफ और गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलाइज होने के लिए। डिपॉजिटिंग जो प्योर कॉपर मेटल है कैथोड के ऊपर, कैथोड प्लेट के ऊपर, वो ज़्यादातर इम्प्योरिटीज ऑफ एनोड, जो नीचे बॉटम में जो है वो इम्प्योरिटीज बैठना शुरू हो जाती है एनोड की, जिसे हम एनोड मर्ट कहते हैं। कॉपर जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है कैथोड के ऊपर 99.99% प्योर कॉपर, और इसके अलावा इस तरीके से हम कॉपर एनोड या ब्लिस्टर कॉपर डिसॉल्व हो जाता है कम्प्लीटली फॉर्म ऑफ प्योर कॉपर में कैथोड के ऊपर, यानी कि कंप्लीट प्योर कैथोड मिल जाता है। इस प्रोसेस को हम
ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस बहुत ही सिमिलर होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। Thank you for watching our video. If you have any queries or questions, you can ask us on our email or on our contact number below. You can also contact us on our Facebook. Please do like, share and comment our video. Your opinions are very valuable in the comment section below. Don't forget to subscribe our channel.